इन स्पिरिट। दिस इज करण। और जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग पिछले क्लास में मुगल को स्टार्ट किया था, मुगल डायनेस्टी को, मुगल वंश को स्टार्ट किया था। और उस वीडियो में हम लोग बाबर के बारे में जाने थे। जैसे कि आप जानते हैं कि बाबर जो है वो मुगल डायनेस्टी का संस्थापक कहलाता है, मुगल वंश का संस्थापक कहलाता है। आज हम इस वीडियो में, इस लेक्चर में उसी का बेटा हुमायूं के बारे में जानेंगे। हुमायूं, जैसे आप थंबनेल देख चुके हैं, पहले ही थंबनेल को देख चुके हैं आप लोग कि हुमायूं एक बदकिस्मत शासक, कह सकते हैं कि मुगल डायनेस्टी में, पूरे मुगल वंश में अगर सबसे कोई बदकिस्मत शासक था तो वो हुमायूं था। अब कैसे बदकिस्मत था वो हम इस लेक्चर के माध्यम से क्लियर करेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज हुमायूं के बारे में। सबसे पहले देख लेते हैं हुमायूं। हुमायूं जो है, इसका देख रहे हैं यहाँ पे कि 2 ड्यूरेशन लिखा हुआ है। एक है 30 दिसंबर 1530 और 27 जनवरी 1556। तो सबसे पहले हम लोग इसको क्लियर कर लेते हैं। सबसे पहले ये देख लीजिए कि 30 दिसंबर 1530 को ये राजगद्दी संभाला और 27 जनवरी 1556 को इसकी मृत्यु हो जाती है। और उसके नीचे भी एक डेट देख रहे हैं आप लोग, वो है 1530 से लेकर 1540 और दूसरा है 1555 से लेकर 1556। इसमें आप लोग थोड़ा कंफ्यूज कर रहे होंगे, तो मैं इसको पहले क्लियर कर देता हूं। 1530 से लेकर 1540 ये रूलिंग पीरियड है हुमायूं का, ये फर्स्ट रूलिंग पीरियड है। ये 1530 से 1540 इसका फर्स्ट रूलिंग पीरियड है। और दूसरा जो है वो 1555 से लेकर 1556 है। तो इसमें हम लोग देखेंगे कि कैसे हुमायूं जो है 1530 से 1540 तक रूल करता है और फिर बीच में वो कहाँ चला जाता है। और फिर बीच में आप देख रहे हैं कि 1555 से 1556 ईस्वी में वो वापस आता है। तो इस लेक्चर के माध्यम से सारे डेट और सारे कंफ्यूजन को क्लियर करेंगे। सबसे पहले हमें इस लेक्चर को ध्यान से देखना होगा, क्योंकि ये प्रीलिम्स और मेंस दोनों प्रोस्पेक्टिव से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हुमायूं का जन्म जो हुआ था वो 1508 ईस्वी में हुआ था। एक बार फिर से सुन लीजिए, हुमायूं का जन्म 1508 ईस्वी में हुआ था। इसके माता का नाम, यानी हुमायूं का माता का जो नाम था, महम बेगम या महम सुल्तान भी कह सकते, सुल्ताना। उसके पिता का नाम बाबर था, ये तो आप लोग भली भांति जानते हैं। उसके बाद राजाभिषेक, इसका राजाभिषेक कब होता है? तो इसका राजाभिषेक जो होता है वो 1530 ईस्वी में। और कहाँ होता है ये भी पूछ लेता है आपसे एग्जाम में। तो एक कॉन्सेप्ट, हर एक कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हुए चलिए। तो 1530 में इसका राजाभिषेक होता है और कहाँ होता है भाई? तो ये आगरा में होता है। चलिए आगे देख लेते हैं इसके बारे में। इसके 3 और भाई थे, यानी कि टोटल हुमायूं जो था वो 4 भाई था। और ये 3 भाई कौन कौन थे इसके? सबसे पहले कमरान। कमरान जो था ये हुमायूं का भाई था और इसका माता का नाम गुलरुख बेगम था, गुलरुख था। और दूसरा था अस्करी। तो कमरान और अस्करी 2 भाई, ये जो अभी आप देखे इसके हुमायूं के, उनका माता अलग थी जिनका नाम था गुलरुख। और एक था हिंदाल, हिंदाल, और हिंदाल का माता का नाम था दिलदार, दिलदार बेगम। बड़ा ही रोचक नाम है, दिलदार बेगम। अभी आपने देखा कि बाप 1 और माँ 3। कौन कौन भाई? तो गुलरुख और दिलदार बेगम। यानी कह सकते हैं कि पहले शादी करने पे 1 2 3 4 5 जितना कर सकते हैं वो कर सकते थे, वो प्रतिबंध था। लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब ये इलीगल है, अब 1 से ज़्यादा शादी नहीं कर सकते हैं। चलिए अब देखते हैं। देखिए यहाँ पे ये हुमायूं जो था
वो बहुत ही दरिया दिल इंसान था, इंसान बहुत अच्छा था। सबसे पहले हम लोग देखने जा रहे हैं कि इसने यानी हुमायूं ने अपने भाइयों में अपना साम्राज्य का बंटवारा कर देता है। और इससे ये पता चलता है कि हुमायूं जो था बहुत ही दरिया दरिया दिल इंसान था। तो कमरान को काबुल देता है, ये काबुल का क्षेत्र देता है और कंधार का क्षेत्र देता है। इसके पिता बाबर का ही इच्छा था कि जब मेरी मृत्यु हो जाए तो हुमायूं अपने भाइयों में अपना साम्राज्य का बंटवारा कर देना। तो चलिए ये तो देख लिए हम लोग। तो कमरान को उसने क्या दिया? काबुल और कंधार दिया। अस्करी को दिया इसने संभल। एक बार फिर से देख लीजिए, अस्करी को इसने क्या दिया? संभल दिया। हिंदाल, हिंदाल जो अगला भाई था उसको दिया इसने अलवर। तो अभी देखिए आप लोग कि हुमायूं ने अपने भाइयों में पूरी तरह से साम्राज्य को बांट देता है। और ये इतिहास में कहा जाता है इसका पहला गलती। क्यों इसका पहला गलती कहा जाता है भाई? क्योंकि जब ये साम्राज्य को बांट देता है तो कहीं ना कहीं ये कमजोर पड़ जाता है यहाँ पे। चलिए इतिहास में ये हुमायूं का पहला गलती कहा गया। आगे चलते हैं, हुमायूं की चुनौतियों के बारे में देखते हैं। हुमायूं को कौन कौन से चुनौतियों को सामना करना पड़ा? तो देखते हैं, सबसे बड़ा चुनौती जो था अफगान नेता शेर खां का था। शेर खां जो आगे चलकर शेरशाह सूरी बनता है। शेर खां ही आगे चलकर शेरशाह सूरी बनता है। इसके बारे में भी हम लोग डिटेल्स में पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इसमें ज़्यादा इसको हम डिटेल्स में नहीं बताएंगे, लेकिन शेर खां आगे चलकर वो बनता है शेरशाह सूरी। आप लोग ये अगले वीडियो में जानेंगे कि इसका नाम फरीद खान था। पहले ये बचपन में इसका नाम फरीद खान था, लेकिन ये शेर खान इसका नाम कैसे पड़ा, कैसे ये अपने बेयर हैंड से एक शेर को मार देता है, अपने खाली हाथ से एक ही बार में शेर को मार देता है, और तब जाकर इसका शेर खान नाम पड़ता है। ये हम आगे देखेंगे, अगले वीडियो में देखेंगे। आज हम लोग हुमायूं के बारे में जानेंगे। चलिए पहला देख लिए कि पहला चुनौतियां शेर खां से लड़ना। दूसरा प्रबल शत्रु जो था हुमायूं का वो था गुजरात का शासक बहादुर शाह। यहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा भाई, ये बहादुर शाह मुगल वाला नहीं है, ये बहादुर शाह है, गुजरात का शासक है। ठीक है, तो गुजरात का शासक बहादुर शाह जो था इसका दूसरा प्रबल शत्रु था, और ये दोनों से हमेशा ये संघर्ष करता रहा। चलिए यहां तक तो आप लोगों ने देख लिया। आगे चलते हैं 1531 ईस्वी में। 1531 ईस्वी में हुमायूं का कालिंजर अभियान, हुमायूं का कालिंजर अभियान चलता है, जिसमें बहादुर शाह के खिलाफ ये कालिंजर अभियान किया, लेकिन बहादुर शाह यहाँ पे इसको मात दे देता है, यानी सफल नहीं होता है कालिंजर अभियान। कालिंजर अभियान कब हुआ भाई? तो कालिंजर अभियान जो हुआ 1531 में हुआ, और किसके खिलाफ हुआ? तो बहादुर शाह के खिलाफ। लेकिन यहाँ पे रायसेन किला ये फतह करने में कामयाब हो जाता है। कौन? हुमायूं। तो 1531 ईस्वी में ही रायसेन का किला ये फतह कर लेता है। क्वेश्चन आते रहते हैं इस तरह का। चलिए आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, हम इसके बारे में पढ़ते हैं। आगे जो है वो है आपका, यहां पे देखिए देवरा का युद्ध। देवरा का युद्ध 1532 ईस्वी में। ये देवरा और भैंसुरा ऐसा नहीं है कुछ, ये देवरा एक जगह है, देवरा सा कोई युद्ध नहीं है। तो देवरा का युद्ध जो है ये 1532 ईस्वी में होता है। और किसके किसके बीच होता है? तो ये देवरा का युद्ध 1532 ईस्वी में महमूद लोदी वर्सेस हुमायूं, यानी महमूद लोदी और हुमायूं के बीच में होता है, जिसमें महमूद लोदी को मुंह का खाना पड़ता है, यानी कह सकते हैं कि उसको हार का सामना करना पड़ता है। चलिए तो अभी हम लोगों ने देखा कालिंजर अभियान। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। आगे इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि किस तरह से आगे ये अभियान चलाते रहता है, क्योंकि एक बहादुर शासक भी है, ये उदार व्यक्ति भी है। तो आगे हम चलते हैं और पढ़ते हैं
इसका अगला इवेंट्स क्या था उसके बारे में। चुनार, यहां पे आप देख रहे हैं चुनार किले का घेराबंदी। चुनार किले का घेराबंदी, अगला जो इसका अभियान था वो चुनार किले का घेराबंदी था। आप लोग जानते हैं कि ये चुनार किला जो उस समय था शेर खां के ही अधीन था वो, यानी कह सकते हैं चुनार किला किसके अधीन था? शेर खां, वही शेर खां जो आगे चलकर शेरशाह सूरी बनेगा। तो ये शेर खां के अधीन में था। अब देखो यहाँ चुनार किला में ये जब घेराबंदी करता है तो बहुत दिनों तक, लगभग अप्रोक्स 3 महीने तक घेराबंदी करके रह जाता है। और मजबूरी में शेर खां यहाँ पे हुमायूं का अधीनता स्वीकार कर लेता है। अब बेचारा करे तो क्या करे, उतना दिनों तक वो उसके पास ना अनाज था और ना कुछ और था, तो अब तो वो भूखे मर जाता। इसके लिए शेर खां ने इससे मजबूर होकर हुमायूं का अधीनता स्वीकार लेता है। और कुतुब खां, ये कुतुब खां कौन था भाई? ये कुतुब खां था शेर खां का बेटा, यानी शेरशाह सूरी का ही बेटा था कुतुब खां। उसको मुगल सेना में भेज देता है। किसको सर्व करने के लिए? मुगल सेना को सर्व करने के लिए, मुगल को सर्व करने के लिए शेर खां ने अपने जिगर के टुकड़े को, कुतुब खां को, वो मुगल सेना में भेज दिया। चलिए, अभी आपने देखा चुनार किले का घेरेबंदी। आगे चलते हैं हम लोग, आगे हम लोग देखते हैं ये है मेवाड़ की संधि। ये मेवाड़ की संधि है। संधि मतलब ट्रीटी होता है। कुछ बच्चे संधि में उनको हिंदी में प्रॉब्लम होता है, तो ये इंग्लिश है इसका, संधि इट मीन्स ट्रीटी। तो 1533 ईस्वी में क्वेश्चन पूछेगा, एकदम पूछेगा, मेवाड़ की संधि कब होती है? 1533 ईस्वी में होती है। और यहां पे बहादुर शाह वर्सेस हुमायूं होती है। ये बहादुर शाह वर्सेस किसके साथ होता है? हुमायूं के साथ होता है। चलो, आपने देख लिया। अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट है फिर से, यानी कि दूसरी बार चुनार किले की घेरेबंदी कर दी इसने। किसने? हुमायूं ने। वो कब किया भाई? तो 1537 से 1538 में दूसरी बार चुनार किले का घेरेबंदी कर देता है यहाँ पे हुमायूं। और उस समय भी शेरशाह सूरी होता है। अब क्या है, बार बार यहाँ पे प्रोवोक कर रहा है शेरशाह सूरी को हुमायूं। अगर बार बार किसी को प्रोवोक करोगे, बार बार किसी को मजबूर करोगे, तो वो तो एक्शन लेगा भाई, इतना तो जान लो आप। तो वो आगे चलकर शेरशाह सूरी कैसे इसको छक्का छुड़ाता है उसके बारे में हम लोग देखेंगे। लेकिन उससे पहले हम लोग देखेंगे कि 1538 ईस्वी में हुमायूं ने गौड़ पर अधिकार कर लिया। हुमायूं ने किस पे अधिकार कर लिया? 1538 ईस्वी में। तो हुमायूं ने गौड़ पे कब अधिकार किया भाई? तो हुमायूं ने गौड़ पे 1538 ईस्वी में अधिकार कर लिया। चलिए, अब आगे चलते हैं और अब देखते हैं हम लोग शेर खां और शेरशाह सूरी जो बाद में बनता है उसका क्या प्रतिक्रिया रहता है, किसके प्रति? तो हुमायूं के प्रति। चलिए देखते हैं क्या प्रतिक्रिया है इसका, क्या करता है भाई आगे हुमायूं के साथ ये, इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो हाँ, अब देखिए यहाँ पे जो अगला इंसिडेंट है वो है चौसा का युद्ध 1539 ईस्वी, यानी इंग्लिश में इसको बोलें तो बोला जाता है बैटल ऑफ चौसा 1539। 1539 ईस्वी में ये चौसा का युद्ध होता है। और ये चौसा एक जगह है जो बक्सर में पड़ता है। बक्सर बिहार में है, आप लोग अच्छे खासे इसके बारे में जानते ही होंगे। तो चौसा का युद्ध 1539 ईस्वी में होता है। और कहाँ है चौसा? तो बक्सर में है। चलिए, चौसा का युद्ध किसके किसके बीच होता है भाई? तो हुमायूं वर्सेस शेर खां। यानी बार बार आप इसको क्या कर रहे थे? प्रोवोक कर रहे थे। हुमायूं से बार बार प्रोवोक कर रहा था। अब देखो इसका प्रतिक्रिया क्या होता है। तो चौसा का युद्ध 1539 ईस्वी में
हुमायूं वर्सेस शेर खां के बीच होता है, जिसमें हुमायूं को मुगल इंपेरर हुमायूं को बुरी तरह से हार का सामना करना पड़ता है। यानी कह सकते हैं कि यहाँ पे हुमायूं को शेर खां द्वारा बुरी तरह से हार का सामना करना पड़ा। और यहीं पे शेर शाह जो है, शेर शाह यानी ये जो टाइटल है शेर शाह सूरी, यानी शेर खां से ये क्या बन गया, शेर शाह सूरी बन गया। यहीं पे इसने टाइटल लिया। तो क्वेश्चन होता है कि बताइए शेर खां ने शेर शाह का टाइटल किस युद्ध में लिया। तो आप धड़ेले से बोलिए और धड़ेले से आप मार्क करिए कि वो युद्ध था 1539 का। तो 1539 का जो चौसा का युद्ध था, उसी में शेर खां ने शेर शाह का टाइटल लिया। चलो भाई, अब इसके नतीजा को देखते हैं, चौसा के युद्ध में क्या हुआ था। तो लगभग 7,000, इट मीन्स 7,000 मुगल सेना और उसके नोबलमैन, जो नोबलमैन का मतलब अधिकारी भी, और मुगल सेना और उसके नोबलमैन किसके, हुमायूं के, मारे गए भाई। यानी 7,000 मुगल सेना और नोबलमैन हुमायूं के मारे गए। और हुमायूं वहां से हुमायूं भाग खड़ा होता है भाई। यानी जैसे ही कि देखता है कि शेर शाह सूरी और शेर खां जो है उसका पलड़ा भारी पड़ रहा है, वो वहां से अपने घोड़े के साथ ही वो गंगा में कूद जाता है भाई। मुगल सेना और ये हुमायूं जो था, जैसे ही देखता है कि मुगल सेना हारने लगा है, तो हुमायूं जो है गंगा में घोड़े सहित कूद जाता है और गंगा नदी को तैरकर भागता है वहां से। घोड़े सहित कूद गया भाई। देखा ना, बार बार प्रोवोक करने का नतीजा। और वो भागकर कहाँ पहुंचता है, तो आगरा पहुंचता है। हुमायूं जो है वो भागकर आगरा पहुंचता है। चलो, लेकिन एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट भी जान लो। वहां से जब हुमायूं तैरकर भागता है तो उसी समय एक भिस्ती होता है। भिस्ती का मतलब होता है कि वैसा लोग जो चमड़े के थैला में पानी भर के, ये मुस्लिम कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, चमड़े के थैला में पानी भरकर लोगों को पिलाने का काम करते हैं। तो भिस्ती, उसका नाम था निजाम। ये भिस्ती था और उसका नाम था निजाम। वहीं पर हुमायूं को ये बचाता है। हुमायूं को कौन बचाता है, एक भिस्ती होता है जिसका नाम निजाम होता है, उसी को यहाँ पे बचाया इसने। और इससे खुश होकर हुमायूं ने निजाम को बाद में एक दिन का सुल्तान भी बनाया था। और कहा जाता है कि जब ये एक दिन का सुल्तान बना निजाम, तो वहीं पे एक चमड़े का सिक्का भी चलवाया था ये। चलिए, तो अभी हमने चौसा का युद्ध देखा। आगे चलिए, अब यहाँ पे आगरा भाग कर चला गया। आगरा भाग कर चल गया, हार गया, लेकिन मत कहा जाता है कि जोर जल गया लेकिन ऐठन नहीं गया। वहां पे भी ऐसा हुआ, किसके साथ, हुमायूं के साथ। हुमायूं भागकर अपने भाइयों से मदद लेकर कुछ सैन्य संगठन करके वो फिर एक बार बिलग्राम या कनौज, इसको कहते हैं बिलग्राम या कनौज का युद्ध। एक बार फिर से बिलग्राम या कनौज का युद्ध जो होता है वो 1540 ईस्वी में होता है। कब होता है दोस्तों, तो बिलग्राम का जो युद्ध होता है वो 1540 ईस्वी में होता है। और फिर से यहाँ पे शेर शाह सूरी, अब हम लोग इसको शेर खां नहीं बोलकर शेर शाह सूरी बोलेंगे। तो ये शेर शाह सूरी वर्सेस हुमायूं होता है। यानी कि एक बार फिर से शेर शाह सूरी और हुमायूं कन्नौज के युद्ध में या बिलग्राम के युद्ध में आमने सामने होते हैं। चलिए, यहां तक तो आप लोगों ने देख लिया। चलिए आगे देखते हैं। यहां पे भी बुरी तरह से हुमायूं का हार का सामना करना पड़ता है। हुमायूं एक बार फिर से हार जाता है। यहाँ भाई साहब, आप ही ने तो प्रभोग किया था ना, तो अब झेलिए। तो एक बार फिर से हुमायूं जो है यहाँ पे हार जाता है। और आगे हुमायूं भागकर ईरान चला जाता है दोस्त, ईरान, पर्शिया। अब देखो, हुमायूं तो भाग गया डर कर, और भागकर कहाँ गया, तो ईरान चला जाता है। और वहां पे एक सफाविद साम्राज्य,
कौन सा साम्राज्य दोस्तों? ये बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही रेयरली आपको बुक में मिलेगा, बहुत ही कम टीचर इसके बारे में पढ़ाते भी हैं। सफाविद साम्राज्य जो था, जो उस समय शाह तहमास्प एक शासक था, शाह तहमास्प के यहाँ जाकर छिप जाता है। ये वहाँ जाकर वो उसके अधीन काम करना शुरू करता है। और ये शाह तहमास्प जो था वो शिया कम्युनिटी का था। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि मुस्लिम कम्युनिटी में दो कम्युनिटी आते हैं, शिया और सुन्नी। तो शाह तहमास्प जो था वो शिया कम्युनिटी से बिलोंग करता था। और एक बात और जान लीजिए दोस्तों, ये जो हुमायूं जो था ना, वो शिया का कट्टर दुश्मन था। अब सोचो कि सिया का कट्टर दुश्मन था, क्योंकि हुमायूं तो सुन्नी था, तो हुमायूं सिया का कट्टर दुश्मन था और इसी की हाल रह रहा था। लेकिन एक कहावत है ना कि मरता क्या नहीं करता, और ये बेचारा क्या कर सकता था। इसलिए ये सिया मुस्लिम के यहाँ रह रहा था, जिसका नाम था शाह तहमास्प। चलिए यहाँ तक आप लोगों ने देख लिया। बैरम खां, आगे इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल रहता है दोस्तों। बैरम खां, पीर मोहम्मद, ये दोनों ही बहुत ही निपुण सैनिक था। और कह सकते हैं पीर मोहम्मद और बैरम खां ये हुमायूं को ईरान में ही मिलते हैं, सफाविद साम्राज्य से ही मिलते हैं इसको। और ये कह सकते हैं कि इतिहास में बैरम खां का यानी अकबर जब आएगा उसके संरक्षण के रूप में ये काम करेगा। चलिए दोस्तों, आज हमने यहाँ तक देखा, अब आगे देखते हैं कि आगे क्या होता है। चलिए तो आगे चलिए अब देखते हैं 15 अक्टूबर 1942 नहीं दोस्तों, यहाँ पे होगा आपका 1942 नहीं होगा, ये होगा 1542। सॉरी, ये 1542 होगा, यानी कि 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी को, 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी को, ये 1942 को हम काट देते हैं, 1942 नहीं है, ये 1542 है। तो 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी को अकबर का जन्म होता है दोस्तों। अकबर का जन्म कब होता है? 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी को जन्म होता है। चलिए ठीक है, अब देखो अकबर का जन्म हुआ, कुछ और जान लेते हैं इसके बारे में। अकबर की माँ जो थी, यानी कि हुमायूं की जो पत्नी थी, उसका नाम हमीदा बानो था। तो हमीदा बानो जो थी वो अमरकोट में, कहाँ दोस्तों? अमरकोट में, ये अमरकोट में, और अमरकोट के राजपूत जिनका नाम था राजा वीर शाल। क्या नाम था दोस्तों? एक बार फिर से देख लीजिए। हमीदा बानो अकबर को जन्म देती है अमरकोट के राजपूत राजा वीर साल के यहाँ। किसके यहाँ दोस्तों? राजा वीर साल के यहाँ। और उनके महल में अकबर का जन्म होता है। देखिए आप यहाँ तो आप लोग सीआईडी देखते ही हैं, हमेशा बोलते हैं ना कि लगता है दया कुछ गड़बड़ है, जो दिमाग वाले होंगे वो समझ जाएंगे। चलिए आगे देखते हैं। 1545 ईस्वी, 1545 ईस्वी में शेर शाह सूरी की मृत्यु हो जाती है दोस्तों। अभी भी वो ये एग्जाइल हो जाता है ना, ये दे मतलब कि हुमायूं जो है अभी भी वो ईरान की तरफ ही है। और यहाँ पे 1545 में जो कट्टर दुश्मन था, किसका कट्टर दुश्मन, यानी हुमायूं का जो कट्टर दुश्मन था, उसका मृत्यु हो जाता है। और कैसे होता है? तो कह सकते हैं कि ये बारूद में आग लग जाने से इसकी मृत्यु हो जाती है। चलिए आगे चलते हैं, उसके डिटेल्स हम लोग अगले वीडियो में जानेंगे, तो थोड़ा सस्पेंस तो होना चाहिए ना। चलिए आगे चलते हैं। 1553 ईस्वी में, 1553 ईस्वी में वो बाबर एक बार फिर से लौटता, सॉरी हुमायूं एक बार फिर से लौटता है। और वो कमरान, कौन था कमरान? कमरान जो था उसी का भाई था, या सौतेला भाई कह सकते हो। तो कमरान जो था, कमरान को इसने हराया। किसने हराया आकर? कमरान को तो हुमायूं ने हराया। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे बहुत ही घटिया काम करता है कमरान। एक छोटे से बच्चे, उस समय जो अकबर छोटा था, क्या करता है? उसको वहां से
यानी कह सकते हैं कि अकबर को किडनैप कर लेता है ये, और ये दीवार पर लटका दिया था अकबर को। ये इसको पहले से ही अनुभव हो जाता है कमरान को कि हुमायूं आएगा, हमारे साथ युद्ध होगा, तो अकबर को हम अपने सुरक्षा के लिए यूज करेंगे। तो यहाँ पे अकबर को बांध कर दीवार पर लटका देता है, और दोस्तों सामने से तोप चलते रहता है, सामने से तोप भी चलते रहता है और अकबर लटका हुआ रहता है। तभी वहाँ पे महम अनगा नामक लेडी जो थी वो बचाती है अकबर को। चलिए भाई आगे देखते हैं हम लोग, आगे चलिए क्या होता है उसके बारे में देखते हैं। आगे इसमें देखिए, तो 1554 ईस्वी में 1554 ईस्वी में क्या होता है, तो 1554 ईस्वी में हुमायूं जो है वो क्या जीत लेता है, तो पेशावर को जीत लेता है हुमायूं। एक बार फिर से फ्लो में आ गया, सोच लो। तो हुमायूं जो है वो 1554 में पेशावर को जीत लेता है। चलिए आगे 1555 ईस्वी में 1555 ईस्वी में वो लाहौर को जीत लेता है। भाई फुल फॉर्म में आ गया है ये, तो लाहौर को जीत लेता है 1555 ईस्वी में। चलिए आगे देखिए, एक 15 मई 1555, ये हमेशा क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही रेयर लोग मछीवाड़ा का युद्ध बताते हैं। तो 15 मई 1555 को मछीवाड़ा का युद्ध होता है। किसका युद्ध होता है दोस्तों, मछीवाड़ा का युद्ध। ये 15 मई 1555 को मछीवाड़ा का युद्ध होता है। और ये मछीवाड़ा कहाँ है, तो हरियाणा में एक छोटा सा जगह है मछीवाड़ा। और किसके किसके बीच हुआ ये मछीवाड़ा का युद्ध, तो हुमायूं वर्सेस तातार खां। ये जो मछीवाड़ा का युद्ध होता है वो किसके बीच होता है, हुमायूं वर्सेस तातार खां के बीच होता है। और इसमें क्या निर्णय होता है भाई, तो इसमें भी तातार खां को हार का सामना करना पड़ता है। चलिए दोस्तों, अभी हमने मछीवाड़ा का युद्ध भी देख लिया। अब देखिए मछीवाड़ा का युद्ध देख लिया, ये 15 मई 1555 ईस्वी में हुआ, और अंततः 1556 ईस्वी में 1556 ईस्वी में 27 जनवरी 1556 ईस्वी को हुमायूं का मृत्यु हो जाता है। वो कह सकते हैं कि इतना साम्राज्य को कंसोलिडेट किया, एक बार फिर से साम्राज्य को संगठित किया, और जब भोग विलास का टाइम आया तो निकल लिया बेचारा, यानी मर गया बेचारा यहाँ पे। तो मर जाता है यहाँ पे कब, तो 27 जनवरी 1556 ईस्वी को। और कैसे मरता है दोस्तों, तो पुस्तकालय के सीढ़ियों से गिर कर मर जाता है। कैसे मरता है, पुस्तकालय के अजीब मौत मिला इसको, सारी उम्र भटकता रहा और भटकते भटकते ही एक बार गिर के मर भी गया। तो पुस्तकालय के सीढ़ियों से गिरकर ये मर जाता है। उस पुस्तकालय का नाम था दीन पनाह या फिर शेर मंडल, ऐसा ही कुछ नाम था, दीन पनाह और शेर मंडल। चलिए आगे देखते हैं और ये देखते हैं कि ये इसका पराजय का कारण क्या था। शुरुआत में ये पराजय इतना क्यों झेला, तो पराजय का सबसे बड़ा कारण था भाइयों में एकता का अभाव। ये लोग 4 भाई था दोस्तों, आप लोग जानते ही हैं, ये 4 भाई था, लेकिन एक दूसरे में इनको पटता नहीं था, ये एक दूसरे का दुश्मन थे। तो भाइयों में एकता का अभाव पहला कारण हो गया। दूसरा कारण था शेर शाह जैसा कुशलता पूर्वक जो युद्ध करता था, तो शेर शाह जैसा दुश्मन भी इसको छक्का छोड़ा दिया शुरुआत में। अब देखिए इसका चरित्र जो था ये दयालु किस्म का, और राजा को ज़्यादा दयालु नहीं होना चाहिए दोस्तों, अन्यथा वो हमेशा क्या हो जाएगा, वो दयालु दिखाकर वो दुश्मनों से हार जाएगा। और ये अफीम का भी नशा करता था, यानी नशेड़ी था, यानी जब अफीम ये पी लेता था ना तो बोलता था कि यही जन्नत है, यही सब कुछ है, ठीक है। अफीम का भी नशा करता था, जब भी कोई युद्ध जीतता था ना तो ये अफीम का नशा करता था। चलिए आगे देखिए, एक बहुत ही विख्यात इतिहासकार हैं जिनका नाम है लेन पूल, इनका नाम है लेन पूल। और लेन पूल साहब ने कहा था कि जिंदगी भर ठोकर खाता रहा, हुमायूं के बारे में कहा कि जिंदगी भर ठोकर खाता रहा और अंत में ठोकर खाकर ही इसकी मृत्यु हो गई।
तो ये था लेन पुल का कथन जो एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों आपको पता है कि ये जो कंटेंट है बहुत रिसर्च के बाद, बहुत ही सारे बुक्स के मीन्स बहुत बुक्स को खंगालने के बाद लाया जाता है, और ये आपके मेंस प्रोस्पेक्टिव व्यू से भी इम्पॉर्टेंट है और प्रीलिम्स प्रोस्पेक्टिव व्यू से भी इम्पॉर्टेंट है। और मुझे ये लगता है कि आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा वीडियो, और बहुत ही अच्छा जानकारी लगा होगा हुमायूं के बारे में। और आगे भी इस तरह का कंटेंट मैं लाता रहूँगा। मैं मेहनत बहुत करके इसको कंटेंट को निकाल निकाल कर कहीं कहीं से लाता हूँ, और ये आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट और वाइटल रोल प्ले करेगा आपके एग्जाम में। तो आज के लिए इतना ही, और अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे वही जो फरीद खां कैसे शेर खां बनता है और कैसे शेर खां शेर शाह सूरी बनता है उसके बारे में। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। दैट्स ऑल।